हेलो एवरीवन, आज हम फोटोसिंथेसिस का जो है नया टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो, हमने जो है फोटो सिंथेसिस में डार्क फेज के रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने C3 साइकिल पढ़ा, हमने C4 साइकिल पढ़ा, लेकिन हम एक आज बहुत ही बेस्टफुल प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज़ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो होती है केवल और केवल C3 प्लांट में होती है, ठीक है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट ए इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। तो आपके C3 और C4 प्लांट में जो डिफरेंस क्रिएट करती है वो कौन सी है? एक फोटो रेस्पिरेशन है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है केल्विन साइकिल का जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था ना, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, उसको हमने डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन का स्टेप क्या था? जहाँ पे आपका राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो होता है वो रिविस्को की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से जब वो बाइंड करता है तो क्या बनाता है? वो जो है दो मॉलिक्यूल बना रहा होता है आपके पीजीए के। दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। टू अंडरस्टैंड द फोटोफॉस्फोरिलेशन वी हैव टू नो दैट लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैल्विन पाथवे, और फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्टेप इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और वो क्या बनाएगा? दो मॉलिक्यूल बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, दैट इज कैटलाइज बाय द रुबिस्को। लेकिन रुबिस्को की अगर आपने फुल फॉर्म अगर सुनी हो तो राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सीजनेज और ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। तो यानी कि इसके पास कैपेसिटी होती है, ये सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन कर सकता है और सेम टाइम पे ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। लेकिन डिपेंड ये होता है कि किसकी कंसंट्रेशन जो है मतलब ज़्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली किसके साथ कंबाइन करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? ये जो आरबीपी के साथ मिलकर क्या बनाएगा? दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। लेकिन जब आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो है रेशियो जो है सेम होगी, मान लो कि दोनों की क्वांटिटी जो है सेम है, तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करता है। लेकिन बाई चांस अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और दो मॉलिक्यूल तो बनाएगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का और एक बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का, ग्लाइकोलिक एसिड। और ये जो स्टेप है ये बहुत ही बेस्टफुल है। यहाँ पे एटीपी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एनएडीपीएस का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं। इसलिए हम C2 साइकिल को क्या बोलते हैं? इट इज़ बेस्टफुल साइकिल बोलते हैं। इसको हम फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? बेस्टफुल जो मतलब साइकिल बोलते हैं। और ये कहाँ होती है? ये आपके प्लांट में जो होते हैं तीन ऑर्गनली में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं। ये जो है तीन ऑर्गनलीज हैं जो कि फोटो रेस्पिरेशन की साइट है, ठीक है। साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन का होता है CPM, याद रखना, ठीक है, या MPC जो भी आपने याद रखना। CPM में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, ये तीनों ऑर्गनलीज होती हैं, फोटो रेस्पिरेशन जो होती है वो कंप्लीट करती हैं, तो आपने याद रखना है। और ये C3 में जो होता है ये बहुत ही बेस्टफुल प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पे रुबिस्को है, दैट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, हमें पता है, ठीक है, ये सारे प्लांट में प्रेजेंट होता है। इज करेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट इसके पास एक्टिव साइट होती है दैट कैन बाइंड बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम रुबिस्को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रुबिस्को के पास क्या होती है? मच ग्रेटर एफिनिटी होती है किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा नियरली इक्वल होगा, तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करेगा और नॉर्मल C3 साइकिल चलाएगा बोला। लेकिन इमेजिन करो कि अगर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेशियो बराबर नहीं है, अगर ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होगी तो ये जो बाइंडिंग होगी इसकी एक्टिव साइड की, ये क्या हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगी? कंपिटिटिव हो जाएगी। तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपका रिबिस्को को क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो इट इज़ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो डिटरमाइन करती है कि ये किसके साथ बाइंड करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, अगर ऑक्सीजन की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो इन C3 प्लांट में क्या होता है? इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है? वो बाइंड करती है हमारे रुबिस्को के साथ, और यहाँ पे हैंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है।
हेयर RUBP क्या करेगा, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट जो होता है, जो पहला प्राइमरी एक्सेप्टर है, वो क्या करेगा, उसको दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। जब वो आपका जो है बाइंड करे ऑक्सीजन के साथ, एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा बनेगा आपका जो है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। एक 3 कार्बन कंपाउंड बना, एक 2 कार्बन कंपाउंड बना, और इसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे ना ही यहाँ पे शुगर का सिंथेसाइज होता है, ना ही ATP बनते हैं यहाँ पे, बल्कि क्या होता है यहाँ पे जो है रेदर ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ ATP होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन द फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और ना ही ADPH। और यहाँ पे जो होता है इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं कि इसकी क्या एडवांटेज होती है प्लांट के लिए, ठीक है। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन जो होता है इज नॉट येट नॉन। लेकिन C4 प्लांट में क्या होता है, देखो C4 प्लांट में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है कम नहीं होती है। मैंने आपको पहले बताया, वो आप पहले से बताया, C4 फोटो रेस्पिरेशन में कभी नहीं होती है। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डजंट अकर, दिस इज बिकॉज उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि कार्बन की कंसंट्रेशन को हमेशा बढ़ाए रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली C4 कंपाउंड बना है। अब जैसे वो मीजोफिल सेल में जाएगा तो रुबिस्को क्या करेगा, वहाँ पे मीजोफिल सेल में क्या किया जाएगा, आपका बंडसी सेल में क्या किया जाएगा, C4 एसिड को डिकार्बोक्सिलेट किया जाएगा। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की हमेशा रिलीज होती रहेगी वहाँ पे, तो वही चीज़ है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है रुबिस्को एंजाइम के लिए बंडल सेल में कभी कम नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, दिस टेक्स प्लेस वैन, जब C4 एसिड जो होगा वो क्या करेगा, मीजोफिल जो है इज ब्रोकन डाउन इन बंडल सेल, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और जिससे क्या होता है कि आपको कभी भी इंटरसेलर यानी कि बंडल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि रुबिस्को वही है, ठीक है। तो इन टर्न ये इंश्योर करता है कि रुबिस्को जो होता है केवल और केवल कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी क्या करे, परफॉर्म करे, और नॉर्मल वहाँ पे C3 साइकिल चले बंडल सेल में, और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमें बने। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि C4 प्लांट के पास, नो दैट यू नो दैट कि C4 प्लांट जो होते हैं लैक फोटो रेस्पिरेशन, यू प्रोबली कैन अंडरस्टैंड वाई द प्रोडक्टिविटी। हम अब बता सकते हैं कि आपके जो C4 प्लांट्स होते हैं इनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, इससे इनकी प्रोडक्टिविटी और इल्ड जो होती है बेटर होती है इन दिस प्लांट में। और इन एडिशन जो होते हैं दीज प्लांट्स होते हैं ये हाइयर टेम्परेचर पे भी टॉलरेट कर जाते हैं, हाइयर टेम्परेचर के ऊपर भी टॉलरेट कर जाते हैं। इसलिए C4 प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है फोटोसिंथेसिस का। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मतलब आपकी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस जो होता है बहुत नेसेसरी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट है आपकी प्लांट की इल्ड जो है मतलब मैप करने के लिए। ऑब्वियसली ऐसा 2 प्लांट आपके पास दे रखे हैं और एक जो है बहुत ही बेटर वे में क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा ही होगी एज कंपेरिजन टू द प्लांट विच इज नॉट शोइंग द गुड अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली जो प्लांट ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होती है इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर। आपकी फोटोसिंथेसिस को बहुत सारे फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर होते हैं जिसको प्लांट के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर से टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। प्लांट फैक्टर कौन से होते हैं, इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, साइज क्या है, एज क्या है लीव्स की, ठीक है, या ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स कैसी है। ऑब्वियसली लीव जितने ज़्यादा होंगे उतनी फोटोसिंथेसिस होंगी, साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। अगर एज ओल्ड हो गए लीव्स तो ऑब्वियसली वो उतने एफिशिएंट वे में जो है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। उसका मेसोफिल सेल कितने, क्लोरोप्लास्ट कैसे, ठीक है, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कैसी है, C3 तो नहीं है, C4 प्लांट तो नहीं है, और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है प्लांट में। ये सारा ये इंटरनल फैक्टर होते हैं, जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं मतलब डिसाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस कितनी होगी। तो प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली उसमें फोटोसिंथेसिस भी अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जो कि आपकी सनलाइट कैसी है। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस को होने के लिए सनलाइट की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रेट को इफेक्ट करते हैं। अगर जैसे मान लो आपने क्या किया कि सारे फैक्टर जो है प्रोवाइड किए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन प्रॉपर रखी है, लाइट की कंसंट्रेशन प्रॉपर रखी है, टेम्परेचर की कंसंट्रेशन प्रॉपर रखी है, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो है प्रॉपर रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं केवल एक रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस। हैंस थ्रू सेवरल फैक्टर्स होते हैं ये इंटरेक्ट करेंगे और ये सारे मिल के क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज or is the one that limit the rate, hence
एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमम लेवल। देखो आपके जब कोई रिएक्शन आप केमिस्ट्री में क्या करते हो, स्टडी करते हो रिएक्शन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का रूल वहाँ पे आप स्टडी करते हो। जब किसी रिएक्शन को बहुत सारे फैक्टर के द्वारा जो होता है कंट्रोल किया जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे लोएस्ट होता है। जैसे मान लो कि आपने प्लांट को जो है मतलब लाइट भी बिल्कुल प्रॉपर दे रखी है, टेम्परेचर बिल्कुल प्रॉपर ऑप्टिमम दे रखा है, ऑक्सीजन भी प्रॉपर दे रखा है, वाटर भी प्रॉपर दे रखा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपने बिल्कुल ऑप्टिमम नहीं दे रखी है। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे आपका रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट फैक्टर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्या व्हेन सेवरल फैक्टर्स होते हैं किसी एक केमिकल प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलता है, दैट if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value, or it is a factor which directly affect करेगा process if its quantity जो थी चेंज होगी। ऑब्वियसली जब सारे फैक्टर प्रॉपर है लेकिन एक नहीं है जब एक नहीं है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ही रेट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, आपके प्लांट के पास जो है ग्रीन लीफ प्रॉपर है, ऑप्टिमम लाइट प्रॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन प्रॉपर है, और प्लांट तब भी फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा अगर टेम्परेचर बहुत लो है, उसके लिए जो है टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए। ठीक है, तो दिस लीफ के पास क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा, लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे हर एक फैक्टर को। यहाँ पे 3 ही फैक्टर हैं। देखो लाइट क्या होती है, देखो बी नीड टू डिस्टिंग्विश द बिटवीन लाइट क्वालिटी एंड लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द लाइट। आपकी लाइट की क्वालिटी कौन सी है, देखो अगर आप लाइट जो है प्लांट को जो है ऑरेंज लाइट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लू और रेड लाइट क्या करती है, मोस्ट एफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस में। अगर आपकी लाइट की अगर देखा जाए इंटेंसिटी, अगर हाई इंटेंसिटी लाइट दे रहे हो, ठीक है, तब भी क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा। अगर आपका ड्यूरेशन मान लो 1 घंटे के लिए लाइट दे रहे हो, एक को 10 घंटे की लाइट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली ड्यूरेशन भी अफेक्ट करती है। यानी कि लाइट की क्वालिटी कैसी है, लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, और कितने टाइम तक आप लाइट का एक्सपोजर करती है, वो सारे के सारे जो होते हैं ये फैक्टर्स होते हैं मिलके करते हैं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो देर इज ए लीनियर रिलेशनशिप होता है इंसिडेंट लाइट में और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी। देखो यहाँ पे ये जो है आपका जो है ये ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी है। इससे नीचे अगर आपने लाइट दी तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या है, बहुत ही कम है। इससे ऊपर दी तब भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, यानी कि क्या है, लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एट लो लाइट इंटेंसिटी, जब जहाँ पे क्या होता है कि कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता फोटोसिंथेसिस में, जब आपकी लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा आपके क्लोज होंगे, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ लाइट कंपोजिशन पॉइंट होता है। ठीक है, लाइट कंपोजिशन पॉइंट होता है, यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन और आपका जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो जो है बराबर होता है। तो एज द लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो क्या होगा वो इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका फोटो लाइट इंटेंसिटी आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, लेकिन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट सिचुएशन पॉइंट बोलते हैं, लाइट सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। और लाइट सेचुरेशन अक्कर जो होता है एट 100% ऑफ द फुल सनलाइट, जब आपकी फुल सनलाइट जो होती है तब होता है सेचुरेशन। और इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट कॉज, इसमें अगर आपने लाइट की काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट जो है इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका क्लोरोफिल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, और आपकी क्या होगा, आपकी अल्टीमेटली क्या होगा, आपके जब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे बी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइट क्वालिटी एंड लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द लाइट while discussing the light as a limiting factor as that affect the photosynthesis. there is a linear relationship होता है between incident light में और आपका जो rate of photosynthesis में या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में। एट हायर लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, ग्रेजुअली जो होता है रेट जो होता है वो डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। ठीक है, एंड अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि लाइट सेचुरेशन अकर एट 10% ऑफ, यहाँ पे 10 लिखा है, वैसे तो 100% ऑफ, वैसे तो 10% ही होता है। अगर आपने 10% फुल सनलाइट दी तो आपके जो है सेचुरेशन पॉइंट आता है, आपके प्लांट में कोई भी फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज नहीं देखा जाएगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए क्या होता है, ऐसे प्लांट जो कि एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड और डेंस फॉरेस्ट में लाइट इज रेयरली क्या होता है, वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर होता है नेचर में। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड द पॉइंट क्या करेगा, आपका क्लोरोफिल जो होगा, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा लाइट को इंक्रीज कर दिया गया तो आपका क्या होगा, मतलब क्लोरोफिल जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस जो कि वो डिक्रीज हो जाएगी। ये भी आपने याद रखना है।
उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बहुत ही लो है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितनी 0.03% है। अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 0.04% तक पहुंच गई है। और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो इंक्रीज इन कंसनट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज द, आपको ऑब्वियसली आपका इतना 0.05 तक आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी फोटोसिंथेसिस रेट में भी क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। बियॉन्ड दिस लेवल जो होता है वो आपको जो है ये डैमेजिंग बन जाएगा। ऑब्वियसली जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो गया, वो 0.06 होगी, तो क्या होगा आपका एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली आपके प्लांट्स जो होंगे वो एफिशिएंट वे में क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर हम C3 और C4 प्लांट को कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर, तो एट लो लाइट कंडीशन, आपने लाइट बिल्कुल लो लाइट कंडीशन दी, जो है आपका जो है मतलब ऑब्वियसली लो लाइट कंडीशन के ऊपर स्टोमेटा क्या रहेंगे, वो क्लोज ही रहेंगे, ठीक है। तो ना इधर ग्रुप, ना ही C3 ना ही C4 जो होते हैं वो हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन के लिए रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन एट हाई लाइट इंटेंसिटी दे दी आपने, तो वो C3 एंड C4 जो होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में दोनों में इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका C4 जो होता है वो सेचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रो लीटर जो होता है पर लीटर में क्या करते हैं, वो सेचुरेशन शो करता है। लेकिन C3 जो होते हैं उनको ज़्यादा जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अगर लो रहेगी तो वहाँ पे फिर फोटो रेस्पिरेशन चल पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा, इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है, सेचुरेशन जो होती है वो हाइयर होती है एज कम्पेरिजन टू C4। दस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये लिमिटिंग फैक्टर है C3 प्लांट के लिए। तो आजकल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिमिटिंग है किसके लिए, C3 प्लांट के लिए, उतने प्रोडक्टिव नहीं है, हमारे C4 ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। द फैक्ट दैट C3 प्लांट जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं हाइयर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन में, क्योंकि उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो हाई इंक्रीज कर जाएगा, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। हैज़ बीन यूज फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप एंड टोमेटो को हम क्या करते हैं फिर ग्रीन हाउस गैस में वगैरह में क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, ठीक है। बेल पेपर को ग्रो करवाते हैं। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एटमोस्फेयर दैट लीड टू हाइयर यील्ड। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा हाइयर यील्ड होती है। उसके बाद आपका टेम्परेचर। देखो डार्क रिएक्शन जो होते हैं, आपके डार्क रिएक्शन जो होते हैं बीइंग एंजाइमेटिक एंड टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। ऑब्वियसली डार्क रिएक्शन जो हो रहे हैं इसमें बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो काम कर रहे हैं, तभी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फिक्स हो रही है, तभी तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो शुगर में या ग्लूकोज में बन रही है। लेकिन सोचो कि आपके टेम्परेचर ही आपने 50 डिग्री कर दिया, तो जितने भी आपके एंजाइम थे जो कि डार्क फेज में काम कर रहे थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो क्या होंगे, डीनेचर हो जाएंगे। अगर आपने टेम्परेचर लो दे दिया तो बोलने का मतलब क्या है, वो आपके इनएक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपका डार्क फेज क्या होगा, एफिशिएंट वे में काम नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली दो द लाइट रिएक्शन जो होते हैं आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, दे आर अफेक्टेड बाई मच अफेक्टेड टू ए ला मच। ऑब्वियसली आपके लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उतना उतना फर्क नहीं पड़ता है। C4 प्लांट्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर के ऊपर काम कर सकते हैं, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए होता है इनके पास हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन C3 प्लांट्स होते हैं ये लोअर टेम्परेचर यानी कि 25 to 30 तक ही काम करते हैं, 20 to 25 तक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस C3 में C4 में डिपेंड करता है। आपके ट्रॉपिकल प्लांट जैसे C4 प्लांट है जो कि हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, उनकी एडेप्टेशन वैसी हो गई है तो उनके एंजाइम जो होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन C3 प्लांट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में नहीं पाए जाते हैं, तो अब इसलिए उनके टेम्परेचर, उनके एंजाइम जो होते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर भी एफिशिएंटली जो है वहाँ पे फंक्शन करते हैं, तभी जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है मतलब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वाटर। वाटर इवन दो वाटर जो है वन ऑफ द रिएक्टेंट है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करेगी तब तो आपका लाइट रिएक्शन में वाटर से क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन बनता है, आपका जो मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ पे वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फोटोसिंथेसिस में। जब पानी का स्ट्रेस है, आपका पानी नहीं मिल रहा है प्लांट को, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो आपकी क्या होगी, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ही नहीं होगी। फिर पानी कम है तो पानी की करंट कम है तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन को रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। तो विसाइड वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स लीव्स विल्ट, आपके लीव्स होते हैं वो मुरझा जाएंगे, इसलिए क्या होगा, सरफेस एरिया भी क्या होगा, कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सेल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दीज आर द फैक्टर विच आर गोइंग टू अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर थे, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन
एंड वाटर जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल आपके जो मतलब कंट्रोल करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस को। दिस इज ऑल अबाउट योर फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने लाइट रिएक्शन को स्टडी किया, फोटोसिस्टम 1 को स्टडी किया, फोटोसिस्टम 2 को स्टडी किया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को स्टडी किया, साइक्लिक फोटो फॉस्फोरेशन को स्टडी किया, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को स्टडी किया। उसके बाद हमने डार्क फेज में जो स्ट्रोमा में चलते हैं C3 साइकिल पढ़ा, C4 साइकिल पढ़ा, आपका जो फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा, और ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट पड़ा उनके बारे में डिटेल में स्टडी किया। C3 साइकिल सब में चलता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग वे से चलता है, ये आपने याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट ईयर फोटोसिंथेसिस इन अ हायर प्लांट। ओके।